तो दोस्तों मैं आपके सामने वह बहुत ही धमाकेदार सीरीज लेकर आया हूँ दोस्तों। भविष्य की उड़ान सीरीज का क्या नाम है दोस्तों? भविष्य की उड़ान। बहुत ही शानदार सीरीज लेकर आया हूँ, भविष्य की उड़ान, जो आपका भविष्य कदम चूमेगा दोस्तों। भविष्य की उड़ान स्टैटिक जीके से संबंधित बहुत ही शानदार सीरीज लेकर आया हूँ दोस्तों। अगर वीडियो में जो मैं पढ़ा रहा हूँ कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो देखते हैं, बात करते हैं स्टैटिक जीके। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ जनगणना। किसकी बात करूँ? जनगणना। तो जनगणना किस विषय की सूची के अंतर्गत आता है बताओ? जनगणना। जनगणना किस विषय की से संबंधित है? तो जनगणना की मैं बात करूँ तो ये संघ सूची का विषय है दोस्तों, संघ सूची। अब जनगणना, सबसे पहले जनगणना किसके काल में की गई बताओ दोस्तों? सबसे पहले जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो, उस समय जो भारत गवर्नर थे बंगाल के, लॉर्ड मेयो के काल में सर्वप्रथम जनगणना की गई दोस्तों। सर्वप्रथम जनगणना 10 के आधार पर सर्वप्रथम जनगणना कब की गई बताओ? 10 के आधार पर। क्या? 10 के आधार पर दोस्तों। स्टैटिक जीके का सुपड़ा साफ हो गया दोस्तों आज। ये मान लो बहुत ही शानदार सीरीज है दोस्तों। एनटीपीसी ग्रुप डी, जो ऑल एग्ज़ाम, जो ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही शानदार है दोस्तों। तो 10 के आधार 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में लागू की गई। लॉर्ड रिपन, किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में लागू की गई दोस्तों। जो 10 के आधार मतलब जनगणना अब प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाती है। आगे मैं बात करूँ जनसंख्या किसकी, तो जनसंख्या किस सूची का विषय है बताओ दोस्तों? जनसंख्या। तो जनसंख्या दोस्तों, जनगणना है संघ सूची का विषय, जनसंख्या है समवर्ती का विषय, समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों जनसंख्या। अगर मैं समवर्ती सूची की बात करूँ तो समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची विषय है दोस्तों, किस देश से ली गई है बताओ दोस्तों? तो समवर्ती ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का विषय। आगे मैं बात करूं दोस्तों, जो मछलियां हैं दोस्तों, मछलियों के यकृत तेल से शरीर से कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है बताओ दोस्तों? जो मछलियां हैं, क्या मछलियां, मछलियों से जो तेल है दोस्तों, मछलियों से जो तेल है दोस्तों, तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो विटामिन डी। कौन सा है दोस्तों? विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मछलियों में। बताओ दोस्तों, जो तुलबुल परियोजना है किस एग्जाम, कई बार अक्सर एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है बताओ दोस्तों? तो मैं बता देता हूँ तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना किस नदी, बताओ दोस्तों? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है बताओ दोस्तों? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल। तुलबुल और एक की मैं बात करूँ झेलम पर उरी परियोजना, तुलबुल और उरी परियोजना झेलम नदी पर स्थित है दोनों। बताओ दोस्तों, क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के मध्य देखे जा सकते हैं बताओ दोस्तों कमेंट में? जो क्षुद्र ग्रह है किन किन ग्रहों के मध्य देखे जा सकते हैं? तो मैं किसकी बात करूं? क्षुद्र ग्रह देखे जा सकते हैं दोस्तों मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य। क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रहों के मध्य मिलते हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रह। बाबरनामा के लेखक कौन थे बताओ दोस्तों? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। बताओ दोस्तों, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा कई बार पूछा गया है, बाबरनामा के लेखक, राइटर कौन है बताओ?
तो बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक है स्वयं बाबर द्वारा रचित बाबरनामा लिखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताओ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मैं आज आपके सामने वही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ जो स्टैटिक जीके से, जो हर एग्जाम में वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वही आपके सामने लेकर आया हूँ। तो बताओ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? बताओ दोस्तों, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष का मात्रक, वो जो प्रकाश वर्ष है किसका मात्रक है? बताओ दोस्तों, कई बार पूछा गया है और एग्जाम में जो मोस्टली बंदे हैं वो गलती करते हैं। प्रकाश वर्ष प्रकाश का मात्रक है, ऐसे करके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रकाश वर्ष है दोस्तों, प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक है दोस्तों प्रकाश वर्ष। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों पारसेक। कौन सी इकाई है दोस्तों? पारसेक। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं दोस्तों? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष होते हैं दोस्तों। आगे मैं बात करूं, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? बताओ, मानव शरीर किसकी? मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों आपके सामने जो अक्सर एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है, प्रबल संभावना है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो बताओ, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान बताओ दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मैं बता देता हूँ, 36 डिग्री मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है डिग्री सेंटीग्रेड में, और 210 केल्विन में होता है दोस्तों। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, जो तापमान की मैं बात करूँ, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, क्या? डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, जो डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों, इसका न्यूनतम तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान, जो पानी अधिकतम तापमान किस पर उबलता है दोस्तों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनके बीच में जो मतलब अंतर है वो आ गया दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर जो केल्विन है दोस्तों। सबसे पहले फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, चलो। फ़ारेनहाइट का न्यूनतम तापमान कितना है दोस्तों? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट का न्यूनतम 32 डिग्री है और अधिकतम कितना है दोस्तों? 212 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनके मध्य तापमान हो गए 180 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे मैं बात करूँ दोस्तों किसकी? फ़ारेनहाइट होगा। अगर केल्विन की बात करूँ तो केल्विन का न्यूनतम तापमान हो गया 273 डिग्री और इनके मध्य और अधिकतम तापमान हो गया 373 डिग्री। तो अंतर कितने का हो गया दोस्तों? 100 का। अगर आगे मैं बात करूँ रोमर, किसकी बात करूँ? रोमर का न्यूनतम तापमान वही 0 डिग्री होता है बटे, मतलब रोमर का अधिकतम तापमान 100 डिग्री होता है, ये 100। तो ये हो गया ताप को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। जैसे कैसे करूँ? 32 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए। बताओ दोस्तों कैसे, किस प्रकार से करेंगे आप? 32 डिग्री सेंटीग्रेड का जो मान है वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो देखते हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड, इसका अभी मैं फॉर्मूला बताया था आपको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 न्यूनतम तापमान बटे कितना? 100 डिग्री अंतर फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे कितने? 180। तो अब देखो डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा? 32 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह क्या रखेंगे अपन? 32। नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ। डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 32 डिग्री माइनस 0/100 बराबर फ़ारेनहाइट की जगह, अब फ़ारेनहाइट ऐसे रहने दो, माइनस 32 डिग्री बटे 180। इसको हल कीजिएगा दोस्त, 0 से 0 होगा और 2 से निकालो इसको 5 और 2 से 9, यानी कि 32 × 9 कितने हो गए?
ये बराबर 5F फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो कितने हो गए दोस्तों? 288 बराबर 5 फ़ारेनहाइट माइनस 10 5 3 160। ये हो गए दोस्तों। अब 160 इसमें ऐड कर लीजिएगा। 8 4 448 बराबर 5 फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट का मान हो गया दोस्तों 5। इससे कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये फ़ारेनहाइट का मान हो गया। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, जो एंजाइम मूल रूप से किसके बने होते हैं? बताओ दोस्तों, एंजाइम मूल रूप से किसके बने होते हैं? एंजाइम मूल रूप से किसके बने होते हैं? एंजाइम की मैं बात करूँ तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। दोस्तों अगर एंजाइम की मैं बात करूँ, अपने जो ग्रंथियाँ हैं दोस्तों, अपनी ग्रंथियाँ हैं दोस्तों, कितनी प्रकार की ग्रंथियाँ हैं दोस्तों? अपनी ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथियाँ। अगर एंजाइम की मैं बात करूँ तो एंजाइम जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं, कौन सी ग्रंथियाँ हैं दोस्तों? बहिस्रावी। तो बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं दोस्तों, बहिस्रावी ग्रंथियाँ एंजाइमों का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है? एंजाइम का स्त्रवण करता है। अगर दोस्तों फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा मैं पढ़ा रहा हूँ कंटेंट, तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। आगे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एंजाइम बहिस्रावी ग्रंथियाँ एंजाइम का स्त्रवण करती हैं। और जो हार्मोन है, तो हार्मोन का स्त्रवण कौन सी ग्रंथियाँ करती हैं दोस्तों? हार्मोन का स्त्रवण जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं जो हार्मोन का उत्सर्जन वो स्त्रवण करती हैं। दोस्तों सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? बताओ दोस्तों, सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी है, आपको सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है कौन सी है? अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। सबसे अब बताओ दोस्तों, जो लिंगराज मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? बताओ, लिंगराज मंदिर। मैं आपके सामने वही शानदार धमाकेदार टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों, स्टैटिक जीके, जो अक्सर कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिंगराज मंदिर, तो बताओ दोस्तों, लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर एक नागर शैली में निर्मित मंदिर है। किसमें? नागर शैली में निर्मित मंदिर है। बताओ, मक्काऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? बताओ दोस्तों, मक्काऊ कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ये एनटीपीसी कई ऑल एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों, स्टैटिक जीके। तो मक्काऊ की मुद्रा का क्या नाम है? बताओ दोस्तों, मक्काऊ की मुद्रा का नाम है पटाका। क्या है दोस्तों? पटाका। मक्काऊ की मुद्रा का नाम पटाका है। अब दोस्तों, मौर्य वंश का जो संस्थापक था दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? बताओ दोस्तों, मौर्य वंश का। आप कई बार कंफ्यूज होते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन में। मौर्य वंश का संस्थापक ऑप्शन आता है बिंबिसार या बिंदुसार। बताओ दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? बताओ, कमेंट में बताओ। मौर्य वंश का संस्थापक है दोस्तों कौन? बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है। और दोस्तों जो बिंबिसार है, एग्जाम में आप कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, बिंबिसार है, जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश का संस्थापक है। हर्यक वंश से संबंधित है बिंबिसार। और मौर्य वंश का संस्थापक बिंदुसार है और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। बताओ दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी के एकमात्र, जो पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है? बताओ दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम है चंद्रमा। दोस्तों, चंद्रमा एक उपग्रह का मात्र है। और चंद्रमा और सूर्य के जो आकर्षण बल होते हैं उसकी वजह से अपने ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो, जो सूर्य हो गया, ये सूर्य, इसके सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? इसके निकटतम ग्रह है बुध हो गया,
बुध। अब याद करने की शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, बुध के बाद में बुध, फिर क्या हो गया, बुध, गुरु को छोड़ दो, फिर क्या होगा इसके बाद में शुक्र, 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 शनि को छोड़ दो, यानी संडे आएगा, संडे को मतलब हो गया पृथ्वी, क्या हो गया, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में सोम को छोड़ दो, क्या आ जाएगा, मंगल, मंगल ग्रह आ गया दोस्तों, मंगल, बुध को छोड़ दो, क्या आ गया, बृहस्पति, 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 बृहस्पति आ गया, बृहस्पति के बाद में शुक्र को छोड़ दो, क्या आ जाएगा, शनि, शनि, फिर अरुण, फिर अरुण, फिर वरुण आ जाएगा दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों, हर्ष का राज कवि का क्या नाम था, बताओ दोस्तों। हर्ष के जो हर्ष हैं दोस्तों, हर्ष के दरबार में कौन सा कवि रहता था दोस्तों, बाण भट्ट, क्या, बाण भट्ट, बाण भट्ट द्वारा हर्षचरित नामक रचयिता, बहुत ही फेमस ग्रंथ है दोस्तों हर्षचरित नामक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था, बताओ दोस्तों, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने। अब इसमें दो है दोस्तों, हाइड्रोजन, फर्स्ट बात तो मैंने बोला था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का आविष्कार तो किसने किया था, हेनरी केवेंडिश ने, किसने किया था, हेनरी केवेंडिश, केवेंडिश ने हाइड्रोजन का आविष्कार किया था, हेनरी केवेंडिश ने हाइड्रोजन का आविष्कार किया था। और हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, अगर हाइड्रोजन में किसकी बात करूं, बम, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था, और हाइड्रोजन का आविष्कार हेनरी केवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है दोस्तों, क्या होता है, 1 होता है। और हाइड्रोजन एक जो आवर्त सारणी है दोस्तों, हाइड्रोजन एक आवर्त सारणी में इसको आवारा तत्व भी कहा गया है, क्या कहा गया है दोस्तों, आवारा तत्व भी कहा गया है। बताओ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य, जो कई बार एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया। अब उसमें ऑप्शन है 7 अप्रैल, 7 मार्च, तो हम कन्फ्यूज होते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, एड्स दिवस, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, जो एड्स दिवस है दोस्तों ये कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। आई से क्या हो गया, एक, आई से 1, और डी से क्या होगा, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स की फुल फॉर्म है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो एड्स का फुल फॉर्म होगी एक्वायर्ड, क्या हो गई दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या हो गई दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो दक्षिण अमेरिका है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, बताओ दोस्तों। दक्षिण जो साउथ अमेरिका है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका, इसके घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो पंपास के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मतलब चरागाह को पंपास के नाम से जाना जाता है, पंपास। और अर्जेंटीना के घास के मैदानों, अर्जेंटीना है दोस्तों, अर्जेंटीना के घास के मैदानों को भी पंपास के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों उत्तरी अमेरिका है, किसकी बात करूँ, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी घास के, तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, वेल्ड्स, क्या कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो वेल्ड्स। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले, आपका फर्ज बनता है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था, किसने चलाया था, जो भारत है दोस्तों, भारत में स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए थे, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए, किसके द्वारा चलाए गए थे, तो यूनानियों द्वारा,
किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा सर्वप्रथम मुद्राएं चलाए गए थे। दोस्तों मैं स्टैटिक जीके आपके लिए बहुत ही धमाकेदार चीज लेकर आया हूँ। राज्य अपहरण नीति को किसने अपनाया था? राज्य अपहरण नीति किसने? राज्य अपहरण नीति किसने अपनाया था? तो अपहरण नीति को एक हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? बताओ दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति और राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाया गया था। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के ही काल में सर्वप्रथम रेलगाड़ी जो चली थी दोस्तों 1800। लॉर्ड डलहौजी किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम ट्रेन चलाई गई दोस्तों, जो 34 किलोमीटर थी दोस्तों, मुंबई से थाने तक 1853 में। मुंबई से थाने तक 1853 में चलाई गई थी। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, जो सुंडा जलप्रपात है दोस्तों, किसका? ये भी कई बार पूछा गया है। सुंडा जलप्रपात किसके मध्य स्थित है? सुंडा जलप्रपात किसके मध्य स्थित है? तो सुंडा जलप्रपात स्थित है जावा और सुमात्रा द्वीप के जावा तथा सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है सुंडा जलप्रपात। अगर मैं जावा तथा सुमात्रा द्वीप की मैं बात करूँ तो ये किस देश में है दोस्तों? इंडोनेशिया में स्थित है जावा और सुमात्रा द्वीप। अब आगे मैं बात करूँ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताओ दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता है, गांधी इरविन समझौता सन 1931 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। और जो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जो राष्ट्रीय आय है, क्या? राष्ट्रीय आय का जो निरीक्षण होता है दोस्तों, राष्ट्रीय आय का आकलन जो बजट है दोस्तों, तो किस संगठन द्वारा आवंटित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा किया जाता है दोस्तों। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना सन 1951 में की गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बताओ दोस्तों। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताओ दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है दोस्तों वाशिंगटन DC जो अमेरिका में स्थित है दोस्तों, वहाँ पे विश्व बैंक का मुख्यालय है। बताओ दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय हो गया। अगर आगे मैं बात करूँ, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग कब स्टार्ट की गई थी दोस्तों? 1 जनवरी सन 1950 में योजना आयोग। और योजना आयोग का नाम चेंज कर क्या कर दिया दोस्तों? नीति आयोग। क्या कर दिया दोस्तों? नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। इसका जो अध्यक्ष होता है स्वयं प्रधानमंत्री होता है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? बताओ दोस्तों। इसके उपाध्यक्ष नीति आयोग के राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसके जो CEO है, क्या? CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है दोस्तों? किसके? अभी मैं किसकी बात कर रहा था? अब आपको इतना ही पता नहीं है। CEO नीति आयोग है, इसके CEO अमिताभ कांत जो CEO है नीति आयोग के। आगे मैं बात करूं दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक
किसे कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है। और अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है इसकी रचयिता किसने की थी दोस्तों, जो कौटिल्य पाणिनि है इसके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है दोस्तों। और अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की की तुलना किसके द्वारा की गई, बताओ दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है, इसकी तुलना किसके द्वारा की गई है। इसकी तुलना मेकियावली है दोस्तों। मेकियावली द्वारा रचित द प्रिंस ग्रंथ से इसकी तुलना की गई है। मेकियावली का ग्रंथ है दोस्तों द प्रिंस, उससे इसकी तुलना की गई है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है दोस्तों, शुक्र है। तो बताओ दोस्तों, जो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। बताओ दोस्तों, जो ये ओजोन परत है इसमें किस प्रकार की घटनाएं होती है। ओजोन, तो दोस्तों ओजोन परत है, वो ओजोन परत है दोस्तों किस मंडल में पाई जाती हैं। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो आजकल एग्जाम में समताप मंडल नहीं पूछता है दोस्तों। समताप मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, ये एग्जाम में नाम देने लगा है दोस्तों। स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल, ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाते हैं दोस्तों। हवाई जहाज ये हैं दोस्तों, हवाई जहाज ये कहाँ पे उड़ते हैं दोस्तों, ये समताप मंडल में उड़ते हैं ओजोन। और सौर मंडल में जो अधिकतर मौसमी घटनाएं हैं, मौसमी घटनाएं सौर मंडल में होती हैं। अधिकतर मौसमी घटनाएं सौर मंडल को क्या कहा गया है दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर। क्या कहा गया है सौर मंडल को, ट्रोपोस्फेयर। और जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं, दीर्घ रेडियो तरंगे का संचरण कहाँ पे होता है। तो दीर्घ रेडियो तरंगों का संचरण होता है आयन मंडल में। कहाँ पे होता है, आयन मंडल में। अगर अच्छा लगे मैं पढ़ा रहा हूँ कंटेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो आयन मंडल को कहते हैं आयनोस्फीयर, आयन मंडल को कहा जाता है। जो बताओ दिलवाड़ा के जैन मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है। बताओ दोस्तों, दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर। और बताओ, चलो राजस्थान तो आप बता देंगे, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया। बताओ कमेंट में बताओ, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण सोलंकियों द्वारा किया गया। सोलंकियों द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किया गया। अपन अभी बात की थी दोस्तों किसकी, समवर्ती सूची ये है दोस्तों, इनकी बात की थी। तो अब मैं बात करता हूँ शिक्षा, किसकी बात करता हूँ दोस्तों, शिक्षा। तो शिक्षा किस सूची का विषय है। बताओ दोस्तों, शिक्षा किस सूची का विषय है। अगर कंटेंट अच्छा लगे दोस्तों, ऑल एग्जाम कंपटीशन के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। आपके लिए मैं बहुत ही शानदार जो भविष्य की उड़ान है सीरीज लेकर आया हूँ दोस्तों। बताओ दोस्तों, शिक्षा किस सूची का विषय है। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। अगर मैं आगे बात करूँ तो शिक्षा किसकी बात करूँ, जो शिक्षा का दोस्तों क्या अधिनियम सन 1986 का था। अभी हाल ही में आया था दोस्तों 2020 का कस्तूरी रंगन समिति, किसी कस्तूरी रंगन समिति द्वारा इसका नया वो एक्ट आया था दोस्तों। आगे मैं बात करूं, इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है। इंडिया हाउस
इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है? एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है दोस्तों, इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित हो? तो इंडिया हाउस है दोस्तों लंदन। कहाँ पे स्थित है? लंदन में स्थित है इंडिया हाउस। आगे मैं बात करूँ, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? बताओ दोस्तों। लाफिंग गैस है दोस्तों, लाफिंग गैस कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। लाफिंग गैस किसका इसका रासायनिक नाम है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों बताओ। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया? पहली बार कब किया गया? बताओ दोस्तों। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया? तो पहली बार सन 1969 में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मैं बात करूं दोस्तों RBI, जो रिजर्व बैंक है दोस्तों, RBI, तो RBI का अधिनियम कब था दोस्तों? RBI का अधिनियम सन 1934 का एक्ट था दोस्तों। RBI यंग हिल्टन समिति द्वारा, किसके द्वारा? यंग हिल्टन समिति द्वारा RBI की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 में की गई। सन 1934 के अधिनियम से यंग हिल्टन समिति द्वारा। जो RBI है दोस्तों, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बताओ। RBI है, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी सन 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। SBI है दोस्तों, SBI की स्थापना कब की गई? SBI की स्थापना कब की गई? बताओ, कमेंट में बताओ SBI की स्थापना कब की गई? तो SBI की स्थापना सन 1955 में की गई। SBI के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? SBI के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश खारा। कौन है दोस्तों? दिनेश खारा जी वर्तमान में SBI के अध्यक्ष हैं। और SBI है, इसका पहले नाम क्या था? पहले नाम क्या था? तो SBI का पहले नाम था दोस्तों इंपीरियल बैंक। क्या नाम था दोस्तों? इंपीरियल बैंक इसका नाम था। और इंपीरियल बैंक की स्थापना सन 1921 में की गई। आगे मैं बात करूं दोस्तों, किसकी? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ, इसके जो लेखक हैं दोस्तों कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं दोस्तों विशाखापट्टनम। क्या है दोस्तों? विशाखापट्टनम एक मुद्रा राक्षस का लेखक है, विशाखापट्टनम। एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। रूसी क्रांति है, रूसी क्रांति कब आई थी? बताओ दोस्तों, रूसी क्रांति कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, NTPC में पूछा गया है पिछली बार। रूसी क्रांति कब हुई थी दोस्तों? सन 1917 में रूसी क्रांति का उदय हुआ था। और मैं बात करूं फ्रांसीसी क्रांति, किसकी बात करूं? फ्रांस की क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी दोस्तों? 1789 में फ्रांसीस की क्रांति हुई थी। आगे मैं बात करूं दोस्तों, जो मोनोजाइट है, किसकी बात करूं? जो मोनोजाइट है, ये मोनोजाइट है दोस्तों, ये किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका ऐसे? कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ग्रुप डी में पूछा गया है, विशेषकर SSC GD में भी पूछा गया है। और पिछली बार NTPC में भी ये क्वेश्चन आया था, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। और बताओ दोस्तों, तो थोरियम मोनोजाइट के भंडार सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों केरल में। मोनोजाइट थोरियम के सर्वाधिक भंडार पाए। हाल ही में जो थोरियम के भंडार कहाँ पे प्राप्त किए गए हैं? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में थोरियम के भंडार वो किए गए हैं। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, जो मानक समय रेखा है, किसकी बात करूँ दोस्तों? मानक समय
रेखा, मानक समय रेखा कितने घंटे आगे रहती हैं? तो 5.5 घंटे आगे रहती हैं दोस्तों मानक समय रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा, क्या ग्रीनविच रेखा कहा गया है दोस्तों। ग्रीनविच रेखा ये इलाहाबाद के, कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती हैं दोस्तों। और भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, जहाँ से होकर ये ग्रीनविच रेखा गुजरती है? तो ऐसे कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं जहाँ से ग्रीनविच रेखा गुजरती हैं। जैसे किस किस से गुजरती हैं आगे मैं बात करूँ दोस्तों। सबसे पहले यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से ये ग्रीनविच रेखा गुजरती है। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, किसकी बात करूँ, जो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। इंग्लैंड का जो फर्स्ट पीएम था उसका क्या नाम था दोस्तों? रॉबर्ट वॉलपोल। क्या नाम था? रॉबर्ट वॉलपोल है ये इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे मैं बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। तो नेक्स्ट आगे बात करेंगे दोस्तों। ओके, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, आगे फिर मिलेंगे।